नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। आप सभी को पता है कि सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ है प्री का, उसमें टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स में मैं सेशंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आगे फ्यूचर में कोई भी आपका एग्जाम हो तो उसमें पता लग पाए कि सीजीएल 2022 के अंदर कैसे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आप लोगों से पूछे गए। तो जिन्होंने अब तक की पुराने सेशंस अटेंड नहीं किए तो मैं आपको बताता हूँ, हर सेशन में आपको बताता हूँ इस बात को कि मैं आपको अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये चारों सेशंस प्रोवाइड करा चुका हूँ। यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगी, इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो चुका है। तो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले रेशो, जिसका पीडीएफ मैं आपको बहुत पहले सेंड कर चुका हूँ। लगभग 35-40 क्वेश्चंस आए थे, सभी सेशंस मिला करके, सारी शिफ्ट मिला करके। तो उसमें जो भी क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ों को शेयर करना, आपको लगता है कि भाई आपने कुछ सीखा है तो आप बाकी लोगों के बाद बता सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस प्रोवाइड कराता है सीएल कैरियर एकेडमी, जहाँ पे काफ़ी कुछ नॉलेज आपको देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन का फटाफट से पढ़ें एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी बर्तन में मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन भी मैंने इसी के अंदर रेशो के अंदर डाला है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है। एक बर्तन में 25 लीटर दूध है, इसमें से हमने क्या किया, 5 लीटर दूध निकाला, उसके स्थान पे पानी मिला दिया, और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई। वापस मैंने इसी प्रक्रिया को 2 बार रिपीट किया है, तो टोटल रिपीटेशन जो हुआ वो कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ, 2 बार और रिपीट किया गया ना। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अब बर्तन में कितना दूध बचा हुआ है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं यहां पर, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी के नाम से, अंतिम मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। ये होता है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन वाई की होल पावर n, जहां पर x का मतलब है कि कितनी मात्रा आपने विड्रॉ की है, निकाली है, y का मतलब है कि स्टार्टिंग में मिक्सचर कितने लीटर था, और n का मतलब है कि प्रोसेस कितनी बार रिपीट हुई है ना। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी बार प्रोसेस रिपीट हो रही है। तो फाइनल क्वांटिटी बटे इनिशियल क्वांटिटी आपको पता करना है। तो देखना एक बार, फाइनल क्वांटिटी बटे इनिशियल क्वांटिटी, शुरुआत में मिलीलीटर कितना था, 25 था, इक्वल टू 1 माइनस एक्स का मतलब कितने लीटर आपने दूध निकाला है, 5 निकाला है, कितने में से निकाला है, 25 में से निकाला है, और ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट की गई है, 3 बार। कुछ लोग यहां पर 2 बार पढ़ करके 2 ही लिख देते हैं, इसने साफ साफ बोला है 2 बार और दोहराया गया ना। यह प्रक्रिया पुनः है, यानी कि दोबारा 2 बार और रिपीट की गई है, एक बार तो हमने पहले रिपीट कर लिया, टोटल 3 टाइम्स आएगा। तो सॉल्व करना है इसको एक बार। 5 से 25 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार। 1 में से 1/5 गया, 4/5, और 4/5 का जब मैं क्यूब करूंगा, 4/5 का मैं क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ 25 से 125 5 बार कैंसिल होगा, 5 का भाग 64 में देंगे, तो 5 एकम 5, 14 बचेगा, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 12.8। तो फाइनल क्वांटिटी कितनी है, 12.8 है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके से जो प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। 12.8 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो पीडीएफ सेंड पहले किया जा चुका है, तो आप उस पीडीएफ को भी देख लेना, उसमें क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन का आंसर भी टिक किया हुआ है। आपको लगता है कि पीडीएफ देखने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैं वीडियोस प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। आपसे बोल रहा है 169 और 144 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती को बोलते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शनल या मिडिल प्रोपोर्शनल, आपको पता करना है। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी 2 संख्या अगर एक्स और वाई आपके सामने है और आपको इनका मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल, तो ये होता है पर रूट एक्स वाई। अगर आपको मध्यानुपाती पता करना है तो ये होता है आपको रूट एक्स वाई, दोनों का गुणा करके अंडर रूट लेंगे। तो 169 और 144 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। 169 से आपको 13 मिलेगा, 144 से 12 मिलेगा, और 13 × 12 कितना आएगा आपका, 156, 156 ये आएगा। 12 × 36, 86, 5, 3 सॉरी 12 × 12 3 15, 156 आ गया। तो मध्यानुपाती के बारे में पता होना चाहिए था। मध्यानुपाती होता है रूट एक्स वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके वर्गमूल हमें लेना है। तो अब इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते थे एग्जाम में। किस शिफ्ट में आया था देखें आप लोग, ये 1 तारीख को पहली शिफ्ट में आया। ये देखिए मध्यानुपाती के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, 1.6 और 3.6 के मध्यानुपाती। मध्यानुपाती अभी समझाया था मैंने आपको, मीन प्रोपोर्शनल होता है। और एक और यहाँ पर वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। इनका आपसे पूछा रेशो कितना आएगा। तो मीन प्रोपोर्शनल तो सर हमने पढ़ा है अभी,
1.6 इंटू 3.6। आपको पता है कि 16 का रूट 4 होता है, तो 1.6 का हो जाएगा 0.4। सही कह रहे हैं हम लोग? नहीं, 0.4 नहीं होगा, ये बात समझनी है। देखो पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, और 10 इंटू 10 चूंकि 100 होता है, बाहर आकर के 10 बन जाएगा। 16 से आपको 4 मिलेगा, 36 से आपको 6 मिलेगा, यह आएगा आपका 2.4। तो मीन प्रोपोर्शनल कितना आ गया आपका? 2.4 आ गया। मध्यानुपाती पता है हम लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो 1.6 और 3.6 था, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, पॉइंट हटा नीचे 10 आया। 10 क्यों आया? क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है। 10 इंटू 10 100 होता है, 100 का वर्गमूल 10 आ गया। ठीक है, ये तो आगे मध्यानुपाती वाली बात। अब जो नई वाली बात है वो है तृतीयानुपाती। इसके बारे में समझ लेना, नोट कर पाओ तो नोट कर लीजिएगा। एक्स और वाई कोई भी दो नंबर है, तो इनका जो तृतीयानुपाती होता है वो होता है वाई स्क्वायर बटे एक्स। वाई स्क्वायर बटे एक्स का मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे फर्स्ट नंबर करना है। सेकंड नंबर आपका 8 है, 8 का स्क्वायर 64 बटे 5। तो यहां पर मैं 2.4 को मैंने लिखा 24 बटे 10। इसका मैं रेशो लूंगा 64 बटे 5 से। 2.4 को मैंने 24 बटे 10 मान लिया, 64 बटे 5 से रेशो लेना है। तो देखिए 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। 2 से 24 कितनी बार? 12 बार। 4 से काट सकते हैं 12 को 3 बार, और 4 से कैंसिल होगा तो 16 बार। 3:16। डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। तो केवल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था। कैलकुलेशन तो देखो मैथ्स है, तो मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर जीके में थोड़ा ना होगी, तो कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो मध्यानुपाती का मतलब रूट एक्स वाई, और तृतीयानुपाती का मतलब वाई स्क्वायर बटे एक्स। अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए एज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच जो रेशो है 2:3 है। 5 साल बाद रेशो हो जाएगा 3:4। बताइए वर्तमान में बी की आयु कितनी है? वर्तमान में बी की आयु कितनी है? क्योंकि बी जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल आंसर आएगा। 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 15 साल वैसे भी है ना। अच्छा, अगर 3 के मल्टीपल 1 से ज़्यादा होते तो क्या करते समझना। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? ये बोल रहा है कि 5 साल बाद, प्लस मतलब 5 साल बाद रेशो हो जाएगा 3:4। जब भी आपको मैं एज पढ़ाता हूं, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि रेशो वाले क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। दो व्यक्तियों के बीच एज का डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है ना। आपका बड़ा भाई आपसे 2 साल बड़ा है, तो हमेशा आपसे वो 2 साल बड़ा रहेगा, यानी कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। तो 2 और 3 का डिफरेंस है 1, 3 और 4 में भी कितना डिफरेंस है? 1। तो फिलहाल सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं आता तो पहले मैं क्या करता? रेशो के बीच के डिफरेंस को सेम बनाता, पर ये तो पहले से सेम दिया हुआ है। अगर ये पहले से सेम दिया हुआ है तो बस मुझे इतना बताइए 2 को 3 होने में कितने साल लगे? 1 साल। 2 को अगर 3 करना है तो 1 साल लगेगा, या 3 को 4 करना है तो भी कितना साल लगेगा? 1 साल। क्वेश्चन को कितने साल लग गए? 5। यानी हमारे लिए जो 1 है वो क्वेश्चन के लिए 5 साल है। 1 का मान 5 साल, तो बी की वर्तमान आयु 3 है, 3 का मान कितना आएगा? 15 साल आएगा। तो वर्बली करने वाला क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी। और शुरुआत में हमने सी को आंसर क्यों मान लिया था? क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 ही था। 1 से ज़्यादा होते तो भी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस एज वाले क्वेश्चंस में रेशो में डिफरेंस को हमेशा क्या बनाना? सेम बनाना। ये देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5। 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4, 1/6 की जगह 3, 4, 6 में बांट दिया गया। तो बताइए सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 2-3, ABC की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक किसको और कितना लाभ प्राप्त हुआ? तो 1/3, 1/4, 1/6। पहले तो आप इसको मॉडिफाई करो। कैसे करोगे? आप इन तीनों नंबर्स का 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 12 में तीनों का भाग जाता है। तो रेशो आ जाएगा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो अब मैं कह सकता हूं कि सर 4:3:2 मैं विभाजित कर दिया, इसे 3:6:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। यानी गलती से मुझे 4-3-2 में बांटना था, पर बांट किस में दिया मैंने? 3-4-6 में। बांटना चाहिए था 4:3:2 में, पर गलती से मैंने बांट दिया 3:4:6 में। तो आप पहले पता करो कि पहले किसको कितने मिलने चाहिए थे। तो पहले आपसे पूछा है सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? तो आप ये देखिए राम को कितने मिलने चाहिए थे? पहले राम को कितने मिलने चाहिए थे? 4 बटे अनुपातों का योग 4 और 3 7 और 2 9 इंटू 702।
तो 9 से काटेंगे हम लोग तो 9 7 63, कितने बचेंगे 7 9 8 72, और यहाँ आएगा 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, 312। राम को मिलने चाहिए थे सर 312 रुपये मिलने चाहिए थे ना। बाद में राम को कितने मिले, बाद में राम को मिले सर 3 अनुपातों का योग 6 और 4 10 और 3 13 इंटू 702। 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65, 5 13 चौक 52, यहाँ आएगा सर 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, 162। मिलने चाहिए थे 312, मिले बेचारे को 162, इसको तो नुकसान हो गया। हमसे पूछा प्रॉफिट किसको कितना हुआ है ना, तो राम को तो नुकसान हुआ है। रमेश की बात करें हम लोग, या सबसे लास्ट वाला कौन है नरेश, नरेश को तो और भी कम मिलेंगे ना। रमेश को देख लो आप एक बार, रमेश को यहां पर कितने मिलने चाहिए थे, रमेश की बात करें हम लोग तो रमेश को मिलने चाहिए थे सर 2/9 गुणा 702। ये कितना आएगा आपका, ये 78 बार कैंसिल हुआ था, और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15, 156 मिलने चाहिए थे। रमेश को मिलने चाहिए थे 156, मिले कितने, 6 का मल्टीपल आ रहा है रमेश, सॉरी रमेश नहीं है भैया, एक सेकंड, ये नरेश है, ये नरेश है भैया ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट में नरेश दिया हुआ है, नरेश का पैसा मैं निकाल रहा हूं। नरेश को मिलने चाहिए थे 78, मिले कितने वो देख लें आप एक बार। नरेश को मिल कितने रहे, नरेश को मिल रहे हैं यहां पर 6, तो 6/13 इंटू 702, तो ये कैंसिल हो गया था 54 बार पिछली बार भी, तो ये आएगा सर 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 324। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदे में कौन है, नरेश है। देख पा रहे हैं ना आप लोग, तो नरेश को मिलना चाहिए था सर कितना 156, मिले कितने 324, 324 में से 156 माइनस करें कितना आएगा 168 आएगा। तो सबसे ज़्यादा फायदे में कौन है, नरेश है। सी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। देखिए फायदा कब होगा, हाँ नरेश का नाम एक ही ऑप्शन में, और वैसे भी हमें स्टार्टिंग से ही नरेश पे फोकस करना चाहिए था, वो इसलिए क्योंकि फ़ायदा तब होगा जब शुरुआत में कम मिलना होगा, बाद में ज़्यादा मिलेगा। तो आप देखिए इन सब में सबसे कम किसको मिल रहा है और सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है यहाँ, तो तभी मतलब इसका मतलब नरेश को पहले सबसे कम मिल रहा था, अब सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा, नरेश को। तो ये जो हमने राम में कैलकुलेशन वेस्ट की है वो हमें नहीं करनी चाहिए थी ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताएं ए बी सी और डी 93,100 रुपीज़ 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करते हैं। ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी दिया हुआ है, सी का हिस्सा पूछा गया है। तो आपको अगर 4 अलग अलग रेशो देते हैं तो कंबाइंड रेशो निकाल सकते हैं क्या आप, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालने के लिए मैं कहूँ तो रेशो वाली क्लासेस में पढ़ा है हम लोगों ने 1:2 है, ये आपका 3:4 है, और ये आपका कितना है 5:6 है। क्या पढ़ते हैं हम लोग कंबाइंड निकालने के लिए, बताया था 2 के आगे जहाँ पर भी जगह मिलेगी सब जगह क्या आएगा 2 आएगा, 2 के आगे 2 आएगा, 4 के आगे 4 आएगा, 3 से पहले कितना आएगा 3, और 5 से पहले वाली बात है तो 5 से पहले कितना आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 15 एकम 15, यहाँ करेंगे 5 तिया 15 दूनी 30, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20 दूनी 40, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24 दूनी 48। तो ये रेशो आ गया अपना 15 30 40 और 48। इस रेशो में पैसे का बंटवारा हो जाएगा। अब हमसे जानना चाह रहे हैं कि सर सी का हिस्सा बताइए, सी ये रहा 40, सी का मान निकालना है तो 40 बटे में अनुपातों का योग 30 और 40 70 तो ये हो गए, और 48 और 15 सबको जुड़कर कितना आ रहा है 133, तो 133 बता रहे हैं अनुपातों का योग, और इनटू में आपका कितना है भाई 93,100। तो ये 7 बार कैंसिल हो रहा है क्या, बस तो फिर 700 आ गया, 3 जीरो तो यहीं और 7 चौक 28। तो सी का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 28,000 आएगा। तो कुछ नहीं करना था, बस 2-2 का रेशो दिया हुआ है, कंबाइंड रेशो में निकालना था, निकाल लेंगे बात तो हम लोग, है ना। अब मैं ए का हिस्सा पूछूं ए का निकाल लेंगे, बी का पूछो तो बी का, तो कोई दिक्कत नहीं थी। कौन सी शिफ्ट थी आप देख लें, 2 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बताइए सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है, कर का मतलब टैक्स है, जितना भी कमाता है ना तो 1/4 तो उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। फिर बोल रहा है कि उसकी बचत उसकी सैलरी का 1/3 है, तो बताइए उसके खर्चे और सेविंग का अनुपात कितना है, खर्चे और सेविंग का अनुपात कितना है ये हमको पता करना है। कैसे पता करोगे बताओ, हैं
उसकी बचत उसके वेतन का 1/3 है, मुझे 1/3 भी निकालना पड़ेगा, 1/4 भी निकालना पड़ेगा। तो लेट हम मान लेते हैं सी की इनकम, सी की जो इनकम है वो मैंने 12 मान ली, क्योंकि 12 का मैं 1/4 भी निकाल सकता हूँ और 1/3 भी। आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब मैं आपसे पूछूं सी को टैक्स कितना देना पड़ता है, तो आप कहेंगे सर इनकम का 1/4, 12 का 1/4 कितना आ गया, 3 आ गया। 3 रुपये तो टैक्स के रूप में देने पड़ते हैं। अच्छा, उसकी सेविंग कितनी है, उसकी जो बचत है वेतन का 1/3 है, वेतन तो उसका 12 है, 12 का 1/3 कितना होगा, 4। तो उसकी बचत कितनी है, 4 है। अब समझना एक बार, कमाने को बंदा 12 रुपये कमाता है, 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में देने पड़े, बचे कितने, 9। 9 में से 4 रुपये वो बचा लेता है, खर्चा कितना किया, 5। तो इसका मतलब खर्चा किया सर 5, बचत है 4, रेशो आ गया 5:4। डी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, तो जब मैं पता करूंगा मैंने खर्चा कितना किया, तो 12 में से 4 रुपये माइनस नहीं होंगे, 3 रुपये टैक्स चला गया, 9 रुपये बचे, 9 में से 4 बचा रहा है, मतलब खर्चा कितना किया, 5। 5:4 अपना आंसर। बताइए, A/B बराबर है C/D के, A/B बराबर है C/D के, तो A/C किसके बराबर है, A/B बराबर है C/D के, A/B बराबर अपना C/D के, ऐसा बोल रहा है ना। तो या तो आप कोई नंबर मान लो, मैंने मान लिया सर A/B जो है ये 1/2 है, ठीक है, और C/D को मैंने मान लिया 2/4, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2/4 किसके बराबर है, 1/2 के। सारी वैल्यू आ गई, तो A/C, 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 A कितना है आपका 1, C को मैंने कितना माना है, A/C कितना आना चाहिए आपका, 1/2 आना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1/2 आपको मिल जाएगा, चेक करो जरा। पहला ऑप्शन है सर B/C, B/C लूंगा तो B का मान तो 2 और C का मान भी 2, B/C तो 1:1 आएगा, जबकि मुझे पता है 1:2 हमको चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। A/D करते हैं, तो A का मान 1 और D का मान 4, 1:4 आएगा, 1:2 आना चाहिए, ये भी गलत है। C ऑप्शन अगर हम देखें A+B का मतलब क्या हो जाएगा, A+B एरा, A+B 2 और 1 3, C+D 4 और 2 6, क्या ये 1:2 आ रहा है, आ रहा है। एक बार इसको भी चेक करो, A+D का मतलब 4 और 1 5, और B+C का मतलब 2 और 2 4, ये आ रहा है 5:4, ये भी किसी काम का नहीं है, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना लेटर्स वाले, तो हमेशा इनमें वैल्यू एज्यूम कर लिया करो, ठीक है। मैंने 1/2 और 2/4 क्यों मान लिया, उससे एक तो आसान वैल्यू है, और मुझे पता है कि 1/2 बराबर होता है 2/4 के। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप 5/10 मान सकते हैं, 1/3, 3/9 मान सकते हैं, कोई भी डाटा मान लेना। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, कैलकुलेशन हमारे लिए टफ होती जाएगी। आगे समझ, तो सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक क्वेश्चन था भैया, काफ़ी लोग इन चीज़ों को देख के समझ नहीं पाते हैं करना क्या होता है। समानुपात में क्वेश्चंस कराएं आपको मैंने, अच्छे से पढ़िए एक बार। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। 6084 रुपये का एक हीरा है, 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, 3:2:1 के अनुपात में। काटने में होने वाली हानि बताइए, हानि कितनी होगी। तो पहले देखिए 3:2:1 में जब मैंने बांटा, तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल वजन कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 और 1। मान लीजिए वजन अगर 6 kg था, तो उसकी जो कीमत है वजन के स्क्वायर, कीमत कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। 3.5, 3 और 2 5 और 1 6, 6 किसके बराबर हो जाएगा, 36 के, यानी कीमत हो जाएगी 36। अब मैं अगर पूछूं कि तीनों टुकड़ों की अलग अलग कीमत कितनी है, तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 रुपये इसकी कीमत है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 रुपये इसकी कीमत है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रुपये इसकी कीमत है। अब कीमत आ जाएगी तीनों टुकड़ों की मिला के 9 और 1 10 और 4 14 रुपये, 14 रुपये कीमत आ गई है ना। तो वैसे कीमत उसकी होनी चाहिए थी 36, पर आपने उसको काट दिया, तो कट के कीमत कितनी हो गई, 14। उसने पूछा काटने में होने वाली हानि बताइए, हानि तो हो ही रही है, 36 रुपये का हीरा 14 रुपये में बेचना पड़ा, लॉस कितने का हुआ। 36 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 36 में से 14 माइनस करेंगे
₹22 आएगा, ₹12 घटाए नहीं जा रहा, तो ₹22 का लॉस होगा। 22 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए 22 की वैल्यू निकालनी है एग्जैक्ट, तो कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना। हमें पता है कि सर शुरुआत में जो हीरा था उसकी कीमत थी 6084, और हमारे हिसाब से जो कीमत थी वो कितनी थी 36 का मान था 6084। तो 22 की वैल्यू कितनी आएगी 6084 बटे 36 इंटू 22, यही करना है। तो आप कर लिए फटाफट से एक बार, 6 से काट सकते हैं इसको, 6 बार 6 से काटेंगे, 6 कम 6 0, 6 कम 6 2 6 चौक 24, 1014 बार। 6 से फिर कैंसिल करें इसको, 6 कम 6 4 बचेगा 41, 6 चिंग 36, 5 बचेगा 6 9 54, 169 इंटू 32, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, सब में आ रहा है। करो फटाफट से, 22 इंटू 169 करो, 22 इंटू 169 करो। कितनी बार बोलेगा अक्षय बेटा, सुन ली मैंने बात है। 22 इंटू 169 कर लो फटाफट से। आपको मैंने यूनिट डिजिट वाला एक तरीका बताया था ना मल्टीप्लाई करते समय, उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। हाँ जो भी आ रहा है, आपको मैंने इकाई अंक निकालने वाला तरीका बताया ना, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका 22 का 169 से, तो मैंने बताया था ये 2 और 2 4 आ रहा है, ये 9 को छोड़ दिया करो, 9 में कोई काम नहीं है, 6 और 1 7 आ रहा है, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 28 आएगा, 28 मतलब 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो डिजिट का सम 1 आना चाहिए। 1 किस में आ रहा है देखिए, 8 और 1 9 हो गया, 9 हट जाता है हमेशा ध्यान रखना, 7 और 3 10, 1 आ रहा है। अच्छा और देखिएगा एक बार, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 8 और 6 14, 14 का मतलब 5, तो 5 और 1 6 आ रहा है, 6 नहीं आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ देखिए आप अगर 8 और 1 9 तो खत्म हो ही गया, 5 और 3 8, 8 नहीं चाहिए आपको 1 चाहिए, ये भी खत्म हो गया। इसको देखिए आप एक बार, 8 और 1 9 तो खत्म हो ही गया, 6 और 3 9 भी खत्म हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी एक बार देखी थी, आपको याद होता है ना। तो डिजिट का सम काफ़ी यार काम कर जाता है, ठीक है। तरीका वही है। अब मान लो ऐसा होता है कि सर एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें सम करने पे 1 आ रहा है, तो फिर तो बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिर कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं है। प्रोसेस समझ में आ गया क्या। स्क्वायर क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कीमत है वो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वजन का स्क्वायर करेंगे तो कीमत आपको पता लग जाएगी। 10वां क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, 12 24 और 27 का चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ए और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, तो ए का मान बताइए। इसका मैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालूंगा, देखिए फोर्थ का मतलब चौथे स्थान पे आएगा, चौथे स्थान को मैंने एक्स मान लिया। तो समानुपात में पढ़ाया था कि जब भी आपसे कोई भी पोजीशन पूछता है, संख्या अगर समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है, तो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट बराबर होता है बीच वाले दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट की। बात बताई थी। 12 दूनी 24, 27 दूनी 54, तो x का मान तो क्या आ गया 54 आ गया ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 24 27 का चतुर्थ अनुपात यानी कि 54 जो है a और 36 के तृतीयानुपाती के बराबर है। तो 54 जो है किसके बराबर है, a और 36 के तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल। स्टार्टिंग से जो लोग सेशन लेना उनको बताया था मैंने, तृतीयानुपात का मतलब होता है सेकंड नंबर का स्क्वायर, 36 इंटू 36 बटे पहला नंबर a। अब देखिए 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से 36 कितनी बार 12 बार, 12 दूनी 24, a इधर आ जाएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी 24 आएगी। तो केवल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। चतुर्थ अनुपात का मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो पता करना है, उसको मैंने x मान लिया। जब 4 नंबर आपके सामने है तो हमेशा नियम ये काम करेगा, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट बराबर होगा बीच वाले दोनों संख्याओं के मल्टीप्लीकेशन के। नेक्स्ट देखें, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। वाई ऑप्शन हो पा रहा है, वाई ऑप्शन करें, और अगर बेसिक तरीके से करना है बेसिक तरीके से करें। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात हो जाता है 3:4। बताइए संख्या क्या होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले डिफरेंस को हमेशा सेम बनाए। पहले रेशो 5:7 था, बाद में रेशो आ गया 3:4। अंतर को आपको सेम बनाना होता है, वरना एक्स मान के तो हम लोग कर ही सकते हैं। अंतर को सेम बनाना है सर, यहाँ अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ 1 का आ रहा है, 2 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से। अब ये रेशो आ गया आपका 5:7, और ये रेशो आ गया आपका 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या बन गया, सेम बन गया। डिफरेंस अगर सेम बन गया तो मैं कह सकता हूं कि मैंने 5 को 6 किया है और 7 को 8 किया है। इसका मतलब मैंने प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ा होगा, और क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया है। तो 1 की वैल्यू को अगर मैं फिलहाल 6 मान लूँ तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि संख्या कौन कौन सी संख्या ये रही, 6 पंजे 30 और 7 6
42 संख्या होंगी 30 और 42, कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। और रही बात ऑप्शन से चेक करने की, तो ऑप्शन से हम चेक ये कर सकते हैं कि संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 है, तो सेकंड नंबर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 42, तो इसी को टिक कर सकते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। और कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। किस चीज़ को सेम बनाना है, ये बात समझ में आ रही है ना? डिफरेंस को सेम बनाना होता है। अच्छा, डिफरेंस को सेम हमेशा नहीं बना सकते। डिफरेंस को सेम आप तभी बना सकते हैं जब समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए। अब मैं कह दूं कि मैंने पहले नंबर में 6 जोड़ा, दूसरे में 8 जोड़ा है, तो ऐसे केस में रेशो वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पढ़ो एज वाला क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चंस में डिफरेंस को हमेशा सेम बनाओ। राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात 5 है। ठीक है भाई, प्रेजेंट में 3 अनुपात 5 है, 7 साल बाद हो जाएगा 4 अनुपात 5। तो रमेश की वर्तमान आयु बताइए, रमेश की वर्तमान आयु बताइए। अंतर यहां पर 2 का आ रहा है, अंतर 1 का आ रहा है, 2 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से। ये रेशो आ गया अपना 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अंतर क्या बन चुका है? सेम बन चुका है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच एज का डिफरेंस मरते दम तक सेम रहता है, इसलिए हम लोग डिफरेंस को सेम बनाते हैं। अब 3 को 8 होने में कितने साल लगे? 5 साल। या 5 को 10 होने में कितने साल लगे? 5 साल। क्वेश्चन को कितने साल लग गए? 7 साल। तो 5 की वैल्यू 7 साल है। 1 का मान 7/5। क्वेश्चन ने पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए। रमेश की वर्तमान आयु 5 है। 5 का मान अगर मैं निकालूंगा, 5 से गुणा करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 साल क्वेश्चन का आंसर आ गया। रमेश की वर्तमान आयु 7 साल है। राम की बताना, राम की बता दो वर्तमान आयु। 21/5। ये बताइए। ए बी के धनात्मक वर्गमूल, वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर रूट, और अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है। सी के घन, के घन मतलब क्यूब। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विलोमानुपाती भी कहते हैं उसको, उल्टा है ना। आपसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि ये के मानने वाले क्वेश्चन कराए थे आपको, मैंने याद होता है ना, समानुपात के अंदर। बी 27 है और सी 2 है, तो ए का मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ए का मान अगर 9 है, सी का मान फिर से 2 है, तो बी का मान बताइए। पहली बात तो ध्यान रखना, दोनों केसेस में अगर कोई नंबर आपको कॉमन दिखाई देना उसको हटा दो। जैसे सी की वैल्यू पहले भी कितनी थी और अभी भी कितनी है, तो इसका मतलब सी के होने का ना होने का कोई फायदा नहीं है। सी की वैल्यू अलग अलग होती तो मैं सी को काम में लेता। अगर आपको लग रहा है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो उस वेरिएबल के होने का ना होने का आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं केवल ए और बी को काम में ले सकता हूं। तो आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए जो है किसके समानुपाती है? बी के वर्गमूल के, बी के धनात्मक वर्गमूल के ना। तो ए समानुपाती है बी के वर्गमूल के, तो मैं ये कह सकता हूं A1/A2 अगर मुझे निकालना है तो बराबर में √B1/√B2, ये बन जाएगा रिलेशन। ठीक है। A1 कितना है? A1 है 15, A2 कितना है? 9, B1 कितना है? 27, और B2 कितना है? निकालना भाई, बिल्कुल निकालेंगे। दोनों तरफ क्या करें? स्क्वायर कर दें, तभी तो रूट हटेगा। स्क्वायर कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर बराबर बटे B2, तो अब B2 उधर जाएगा, 81 उधर आएगा। 3 से कौन कट रहा है? काटो, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 से 25 बार है ना, और 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 243, और बटे में आ जाएगा आपका 25। ये आपकी B2 की वैल्यू है, 243/25। बी ऑप्शन अपना आंसर। ये ठीक क्वेश्चन था भैया ना। कब आया था? देखो ये 5 दिसंबर वाली शिफ्ट में आया है, और वो भी सेकंड शिफ्ट के अंदर। सी को काम में क्यों नहीं लिया, मुझे बता सकते हैं आप? दोनों जगह क्या है, अगर सी सेम नहीं होता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाती क्यूब रूट वाली फॉर्म में। फिलहाल उसने सी को सेम दिया है, तो ये बात ऑब्जर्व करने वाली बात होती है कि सर जब सी दोनों जगह सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बताइए। इसका मध्यानुपाती पता करना है। क्या फॉर्मूला मध्यानुपाती का? मध्यानुपाती, सो रहा है तू? √XY,
तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। मध्यानुपाती का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, ये बताया आपको मैंने। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और रूट में लेंगे, तो यह है ए क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं खोल ही देता हूँ, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बटे में क्या है इसके ए माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आ गई पहली टर्म, और मल्टीप्लाई में रहेगी दूसरी टर्म। दूसरी टर्म क्या है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, और डिवाइड में कितना बताओ, डिवाइड में ये पूरा की पूरा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अच्छे से देखो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, कैंसिल हो गया क्या, और बताइए, ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो ही जाता है। तो आंसर कितना आएगा अपना ए प्लस, ये ऑप्शन अपना आंसर है ना। क्या चीज़ काम आई, मध्यानुपाती वाला कॉन्सेप्ट, और उसके अलावा अलजेब्रा के फॉर्मूले। ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हमको नहीं पता तो फिर कोई ताकत नहीं है जो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा के दे। ये बताइए तुक्का तुक्का तो बिल्कुल लग सकता है भाई। ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो बताइए ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या आएगा। ए और बी का मध्यानुपाती सी है, मतलब ए और बी का मध्यानुपाती तो सर रूट ए भी होना चाहिए, वो बोल रहा है सी है, तो कोई बात नहीं, दोनों को बराबर कर दिया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, सी स्क्वायर। अब बोल रहा है कि मध्यानुपाती पता करना है किसका, ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, ये मध्यानुपाती आ गया ना। ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी कितना आएगा बताओ, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी हो जाएगा, सी इंटू सी क्या होता है, सी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी की पावर 4 के। जब ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर है, तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी की पावर 4 के। यहाँ सी की पावर 4 आ जाएगा, सी की पावर 2 पहले से, सी की पावर 6 हो जाएगी, और सी की पावर 6 का जब मैं अंडर रूट लूंगा तो सी की पावर 3 आएगा। भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, 6 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो देखो मध्यानुपाती तृतीयानुपाती ये सब मैं जब पढ़ाता हूँ आपको समानुपात के अंदर, तब बताता हूँ कि ये चीज़ें जब आएंगी तो इस तरीके से लगातार आएंगी, हर शिफ्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं। इनका मध्यानुपाती है तो एक्स बताइए क्या है, एक्स क्या है, 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। तो मध्यानुपाती का तो सर वही तरीका शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, 12.8 और इनटू में 64.8, ये करिए। कैसे सॉल्व करोगे इसको, पॉइंट तो आना है, ये तो तय है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो पॉइंट वाले दो ही ऑप्शन है, या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। बी और सी तो वैसे ही गलत हो गए भाई। पॉइंट तो आएगा ना, पॉइंट अटे का नीचे 10 आएगा, पॉइंट अटे के नीचे 10 आएगा, 10 और 10 100 हो जाता है, 100 12 करके 10 आता है, इसका मतलब पॉइंट तो आना है। तो सर दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो खत्म हो गया, 26.4 बचा या 28.8। लो कॉमन सेंस लगाना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, मजदूरी मत करो, ध्यान दो। दो ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए ना, कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, हम जानते हैं। अब देखो 8 इंटू 8 कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, 4 आ रहा है, और 4 आ रहा है। जब मैं उसका वर्गमूल लूंगा या किसी का स्क्वायर करूंगा तो किस में लास्ट में 4 आ सकता है, देखो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आएगा। 68 64 लास्ट में 4 आ रहा है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, लास्ट में 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 6 आता है, 6 का कोई काम ही नहीं है, ये आंसर है। करते रहो, पॉइंट हटा के बटे में 10, फिर 128 के फैक्टर, और फिर 164 648 के फैक्टर, ये सब करना ही नहीं ना भाई। एग्जामिनर ये भी तो चाहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा, आप किस तरीके से आप काम में ले पा रहे हैं। आप बाकी लोगों की तरह बिल्कुल क्वेश्चन देखते हो और दौड़ पड़े मैदान में सॉल्व करने के लिए, या आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखा चीज़ों को, और ये प्रैक्टिस से आता है ना। एक बार देखो तो सही ऑप्शंस क्या कहना चाह रहे हैं भाई। 2 ऑप्शन तो उसने वैसे ही खत्म कर दिए, पॉइंट में आंसर आना चाहिए सर, पॉइंट में केवल 2 ही ऑप्शन है। फिर मैंने देखा यार इनका मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 4 आ रहा है, तो कैसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए, स्क्वायर करने पे ना, क्योंकि ये वर्गमूल है, स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। तो सर एक ही ऑप्शन है, स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, 28.4 हमारा आंसर। अब घर पे कर लेना, अगर आत्मा को शांति ना मिले आराम से पूरा सॉल्व करना, फिर देखना 28.8 आ रहा है नहीं आ रहा। ये बताइए चतुर्थानुपाती के बारे में भी मैंने बताया नहीं बताया आपको, कैसे निकालेंगे, एक्स मान लेंगे, तो 24 192
27 और x, इनका प्रोडक्ट बराबर इनका प्रोडक्ट। लास्ट का डिजिट सब में अलग अलग है। पहली बात तो पॉइंट्स का कोई काम है क्या? पॉइंट का कोई काम हो सकता है अगर भाग नहीं जा रहा हो तो। बाकी 7 इंटू 2 से 14 होता है, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है तो 24 को मल्टीप्लाई मैं 216 से करूंगा तो लास्ट में 4 आ जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई अगर मैं इससे करता हूं तो 7 चौक 28, 8 आ रहा है। इससे करेंगे 4 दूनी 8 तो भी 8 आएगा, इससे करेंगे तो 2 आएगा, इससे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी पैटर्न क्या है? बस पैटर्न ही हो जाएगा 24 गुणा एक्स बराबर 192 इंटू 27। हमने क्या किया, 7 इंटू 2 14, 4 का मल्टीप्लाई किससे करें कि लास्ट में 4 आए तो 216, 6 चौक 24। यही ऑप्शन हमारे सामने मौजूद है। ये बताइए मध्यानुपाती, फिर से 27 और 300 के बीच मध्यानुपाती बताओ। रूट 27 इंटू 300, 27 दिया 81 का 9, 100 का 10, 90 आ गया। डी ऑप्शन। अंडर एक्स वाई और तृतीयानुपाती क्या होता है? वाई स्क्वायर बटे एक्स। मध्यानुपाती पीछा नहीं छोड़ रहा। 6 और 54 का मध्यानुपाती जो पढ़ के नहीं गया ना प्रपोर्शन, उसका मामला खराब हो गया होगा। हर शिफ्ट में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आ रहा है और इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी टॉपिक छोड़ने का नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं एग्जाम से पहले सर क्या इंपॉर्टेंट है, अब मैंने बोल दिया प्रपोर्शन छोटा सा टॉपिक रहने देना और जैसे पेपर देने गए आप लोग 3-3 4-4 क्वेश्चन प्रपोर्शन के आ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ करके क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। 6 और 54 का मध्यानुपाती 15 से कितना अधिक है? 6 और 54 का मध्यानुपाती कितना आएगा? 6 गुणा 54, 6 गुणा 54 होता है 324, 18 का स्क्वायर है। 18 15 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। अब देखिए कितनी अच्छी किस्मत होगी उन लोगों की जो लोग पढ़ के गए होंगे प्रोपोर्शन, जिनको पढ़ाया गया होगा। ये बताइए 14:30 समानुपात 7:x, वही समानुपात वाला नियम। x का मल्टीप्लाई किससे? 14 से। 14 गुणा x बराबर 7 गुणा 30। 7 से 14 कितनी बार? 2 बार। और 2 से 30 कितनी बार? 15 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। चतुर्थ अनुपात, अनुपात नहीं आया चैप्टर एग्जाम में, समानुपात आया। फोर्थ प्रोपोर्शनल वही वाली बात, 17, 272, 19 और x मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो 7 का गुणा अगर 2 से करता हूं तो 4 आएगा, 7 का 3 से करते हैं 21 आएगा, 21 आएगा। यही आंसर है 304। तो अब ऑब्जर्व करने की ताकत आ रही है अपने अंदर कि बिल्कुल बिना मल्टीप्लाई के हम लोगों ने आंसर दे दिया क्योंकि लास्ट का डिजिट मैच। और अब ये तो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन मैंने अपने हिसाब से सेट तो किए नहीं है कि मैं आपको दिखाकर खुश कर पाऊँ कि लास्ट का डिजिट मैच करके ऐसे होता है। एग्जाम में चीज़ें आती हैं और अप्लाई करना आपको आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस पहले से रहेगी तो एग्जाम में दिमाग में आ पाएगा हाँ सर एक बार ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। और ये प्रैक्टिस आपने पहले से नहीं की तो फिर तुरंत वहां पर तो कैलकुलेशन करने का मन करता है ना, क्योंकि वहां रिस्क लेने का मन करता नहीं है। ये बताइए ए अनुपात सी निकालना है। ए अनुपात सी मतलब ए बटे सी। ए बटे सी को क्या मैं ए बटे बी इंटू बी बटे सी मान सकता हूं क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाएगा। और ए बटे बी का मतलब है ए रेशो बी 4/5 और बी रेशो सी का मतलब 3/10। तो यहां 2 बार 5 बार 3 दूनी 6, 5 इंटू 5 25, तो 6/25 ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल सा रेशो का क्वेश्चन था, ए रेशो सी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए एक मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 आ जाता है। देखिए मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है 5:3, बाद में रेशो आ गया 1:2। आपने क्या ऐड किया? 7 लीटर पानी आप लोगों ने मिलाया। क्या मिलाया? 7 लीटर पानी हम लोगों ने मिलाया ना। अच्छा पानी मिलाया है, इसका मतलब दूध की मात्रा के साथ तो कोई छिड़कानी नहीं की, तो सर फिर ऊपर और नीचे दोनों जगह दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। यहाँ दूध की मात्रा 5 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और 5 वाले को 1 से। तो अब आप कहेंगे रेशो पहले 5:3 था, अब रेशो आ गया अपना 5:10 हो गया 5:10। तो दूध की मात्रा को मैंने क्या बना लिया? सेम, क्योंकि आपने पानी ऐड किया है। पानी आप कितना भी मिलाते रहो उससे दूध की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप कहेंगे सर पानी पहले 3 था, अब कितना हो गया? 10।
कितना मिलाया 7, और क्वेश्चन में भी कितना मिलाया गया 7, तो 7 की वैल्यू 7 लीटर, तो 1 का मान कितना 1 लीटर, 1 का मान 1 लीटर। तो आपसे पूछा गया है मिक्सचर में दूध की मात्रा ज्ञात करें, 5 का मान निकालना है। जब 1 का मान 1 है तो 5 का मान कितना होगा 5, डी ऑप्शन अपना आंसर आ गया। ठीक है, और मैं आपसे पूछ लूं कि मिक्सचर कितना है, तो 8 था ना, 5 और 3 8, 1 का मान 1 लीटर तो 8 का मान 8 लीटर हमारा आंसर है। ये लो चतुर्थानुपाती। मैं इसमें पेन नहीं चलाऊंगा, फटाफट से आंसर बता दो मुझे। जी, कैसे इतने शेर हो रहे हो कैसे भाई। x 6 दूनी 12, 2 आ रहा है लास्ट में, 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे लास्ट में 2 आ जाए, 6 चौक 24 4 आ रहा है, 6 चौक 24 4 आ रहा है, 6 6 36 6 आ रहा है, 6 दूनी। अब देखो इसे कहते हैं हम लोग है ना शक्तिमान। 25वां क्वेश्चन देखो 25। 3 धनात्मक संख्याएं 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में, उनके वर्गों का योग 15,210 है। अब देखना वर्गों का योग करना है तो संख्याओं का आप एक काम करो, 4 का मल्टीपल 4x, 5 का मल्टीपल 5x, 7 का मल्टीपल 7x, स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो 49x स्क्वायर। जोड़ना सभी को कितना आ रहा है, 16 और 25 कितने होते हैं, 16 और 25 कितने होते हैं 41, 41 और 49 कितने हो गए 90 हो गए। 90x स्क्वायर हमारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से है 15,210। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे आप लोग तो 9 एकम 9, 6 बचेगा 62, तो 9 6 54 कितना बचा 8, 9 नाम 81। एक्स स्क्वायर अगर 169 आ रहा है तो एक्स कितना आएगा 13 आएगा। बस ये कैलकुलेशन थी, एक्स का मान 13 आ चुका है, एक्स का मान 13 आ चुका है। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, आपसे पूछ रहा है संख्याओं का योग बताइए। सर संख्याओं का योग तो साफ है, 5 और 4 9 7 16, 16 अगर आपको पता करना है, 1 का मान 13 आ चुका है, 16 इंटू 13 हमारा आंसर है। 16 3 48, 8 हासिल 4, 16 एकम 16 और 4 20, 208 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। वर्गों का योग करने के लिए कहा था तो स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, जोड़ दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। वैसे चैप्टर अर्थमेटिक का सबसे आसान चैप्टर है वैसे भी, और आसान ही आपके सामने शो हो रहा है। फिर से बता दो भाई एक बार, आ जाएगा ना कैसे। 5 एकम 5, लास्ट का डिजिट मैच होना चाहिए। 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 आ जाए, एक ही ऑप्शन है 7 पंजे 35, और किसी से करेंगे तो लास्ट में 5 नहीं आएगा। बताइए अब तृतीय समानुपाती कितना आएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय समानुपाती कितना आएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या फॉर्मूला है तृतीय समानुपाती का, बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब कि सेकंड नंबर का स्क्वायर बटे पहला नंबर। सेकंड नंबर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो b की पावर 4 का स्क्वायर b की पावर 8 हो जाएगा। भाई स्क्वायर करते समय पावर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। 16 करेंगे तो 16 a स्क्वायर, और इसमें भाग देंगे बटे में आएगा अपना a। तो क्या आ रहा है बताइए, b की पावर 8 बटे 16 a की पावर क्यूब, b की पावर 8 बटे 16 a की पावर क्यूब। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुश्किल से 10 सेकंड से ऊपर का हो, सारे क्वेश्चन अंडर 10 सेकंड वाले क्वेश्चन है। और जब यूनिट डिजिट आप करना सीख गए तो आपने देखा 2-2 सेकंड में हमने क्वेश्चन का आंसर दिए है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉजिक नहीं पता था, हमें पैटर्न पता है, और उसको अप्लाई कब करना है कब नहीं करना है ये आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। नॉलेज होना अलग बात है, जरूरी नहीं है नॉलेज से ही आपका आंसर आए, आप बिल्कुल ऑप्शंस को काम में लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। ये बताइए एक्स का मान बताओ, एक्स का मान फटाफट से बताओ एक बार कितना आ रहा है। हाँ जी 28 आ रहा है क्या, कैसे भाई, गुणा करने पे कितना आ रहा है 1 और 6 दिया 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 है, 8 का 8, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बाकी तरीका क्या है वही है, पहले और आखिरी का प्रोडक्ट बराबर होगा बीच वाले दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताओ भाई। नहीं हुआ, 3.5 का बोल रखा मैंने। एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद इतने हैं, तीसरा बताइए।
कोई बात नहीं, तीसरे को एक्स मान लेंगे। पहला 51 है, दूसरा 68 है, तीसरे को एक्स मान लिया, चौथा कितना है आपका 108। नियम तो वही है, नियम थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। तो गुणा करने पे 8 एकम 8 आ रहा है, तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 8 आए? ऑप्शन देख लो। अगर मैं 83 से करता हूँ, 83 पहली बात तो 2 बार गलत लिख गया है, कहीं ना कहीं 82 होगा एक ऑप्शन ना। 83 से करेंगे तो 8 या 24 4 आएगा, 82 से करेंगे तो 8 दूनी 16 6 आएगा, 84 से करेंगे 8 चौक 32 नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 81, ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करूँ पूरा तो आप देखो कि एग्जामिनर ने कितना आपके हिसाब से ऑप्शन सेट किए हैं, आपको दिक्कत ना आए, आप सिलेक्शन लो बस। 30वां क्वेश्चन, एक्स वाई के वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल। जब x 12 है तो y 2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए जब y 3 है। देखिए x प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के, इसका मतलब x1 बटे x2 अगर मैं करूं तो y1 का स्क्वायर बटे y2 का स्क्वायर। बस तो फिर x1 कितना है 12 है, आपसे x2 का मान पूछा गया है, और y1 कितना है आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y2 आपका 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 9 तिया 27। तो आंसर कितना आ गया आपका? 27 आ गया, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, वर्ग के समानुपाती है, एक्स वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो जब मैंने इनका आपस में कंपेरिजन किया तो x1 बटे x2 यानी x का रेशो लूंगा तो बराबर में y वाले के स्क्वायर का रेशो आएगा। 4 में से 3 वैल्यू आपको पता है, चौथी वैल्यू आपसे पूछी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। 27 क्वेश्चन का आंसर था। 5 क्वेश्चन और है, ये भी पढ़िए। 31, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 साल है। औसत आयु 55 साल है, इसका मतलब टोटल 110 होगा, 2 ही लोग तो हैं। अब बोल रहे हैं उनकी आयु का अनुपात है 7:4, एज का जो रेशो है वो 7:4 है। तो बताइए 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आयु का अनुपात 7:4 है, मतलब टोटल आपके हिसाब से 11 आना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 110 है, 11 की वैल्यू 110, तो 1 का मान 10, 1 का मान 10, तो 7 का मान 70 और 4 का मान 40। तो व्यक्ति और पुत्र की आयु आ चुकी है 70 साल और 40 साल। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 70 में 6 जोड़ेंगे 76, 40 में 6 जोड़ेंगे 40, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 38:23 अपना आंसर है, डी ऑप्शन 38:23। को दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? 55 का डबल क्यों किया मैंने 110? क्योंकि 55 औसत था, वो भी 2 लोगों का। अगर ये 3 लोगों का औसत होता तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 का होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 32, फिर से इसका क्वेश्चन पढ़िए एक बार। 32वें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो भाई। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 7:2 के अनुपात में, 10 साल बाद आयु का अनुपात। तो एज में अगर रेशो वाले क्वेश्चंस आए तो क्या समझाया था अभी? अंतर को सेम बनाते हैं। 7 और 2 का अंतर 5 होता है, 9 और 4 का अंतर भी कितना होता है? 5। तो यहां तो डिफरेंस क्या है? सेम है। डिफरेंस सेम है क्या? ठीक है। तो अब मुझसे बोल रहा है कि 10 साल बाद ये रेशो होता है, ये जो रेशो है 10 साल बाद का है। आप इतना बताइए, 7 को 9 होने में आपके हिसाब से कितने साल लगेंगे? 2 साल। तो आपके हिसाब से तो इनको लगे 2 साल और क्वेश्चन को लग गए 10 साल। 2 की वैल्यू अगर 10 साल है, 1 का मान कितना आएगा? 5 साल। 1 का मान 5 साल आ गया, तो क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है? क्वेश्चन जानना चाह रहा है तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 7, 7 पंजे 35, 35 साल अपना आंसर आएगा। 7 का मल्टीपल 1 ही था 35, उससे हम लोग कर सकते थे। बाकी बेसिक अप्रोच क्या है, डिफरेंस को हम लोग क्या बना रहे हैं? सेम बना रहे हैं ना। तो एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे आते हैं काफ़ी बार। देखें आप लोग, जब पेपर सेट होता है एसएससी ऐसे एग्जाम में, तो कोई भी एक टारगेट वो पहले से फिक्स करके रखते हैं कि हमें इस पैटर्न के क्वेश्चन हर शिफ्ट में डालने हैं। तो ऐसा नहीं है। अब आपने देखा प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आए तो सभी शिफ्ट्स में आए, कोई भी और पैटर्न रिपीट ही नहीं हुआ, या तो प्रोपोर्शन हुआ या मिक्सचर एलिगेशन हुआ है, इन्हीं के पैटर्न आपने देखे। CHSL में भी ऐसी होगा, किन्हीं भी 2 पैटर्न को पकड़ लेंगे, उन्हीं के ऊपर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन डाले जाएंगे। हर शिफ्ट में सेम टाइप की वैरायटी आती है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। P और Q एल्यूमिनियम और कॉपर की 2 मिश्र धातु हैं। P और Q में एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशो इतना है और इतना है। यदि मिश्र धातु P और Q को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो उसमें कॉपर का प्रतिशत लगभग कितना होगा? निकटतम आपको बताना है। देखिए P जो है ना, इसके अंदर एल्यूमिनियम को मैं A मान लेता हूं, कॉपर को मैंने C मान लिया। एल्यूमिनियम और कॉपर का जो रेशो है 5:11 है।
क्यू के अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशो है 3:5। तो जब मैं रेशो चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्टिंग ही इस वैरायटी से करता हूँ। रेशो के अंदर बेसिक क्वेश्चंस कराने के बाद आपको बताता हूँ कि पहले आप इन दोनों का एडिशन क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। इसका एडिशन 16 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। 16 वाले को 1 से और 8 वाले को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो रेशो आ जाएगा सर यहाँ तो 5:11 आ गया, और यहाँ 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। तो पहले एडिशन सेम बनाते हैं। जब भी हम दो क्वांटिटी को आपस में मिलाते हैं तो उनके एडिशन को पहले सेम बनाया जाता है। तो इसमें दो केस आपको मैंने पढ़ाए थे, या तो उनको समान अनुपात में मिलाएगा या इनको अलग अलग रेशो में मिलाएगा, यानी पी और क्यू की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको 1:3 में मिलाना है। इनको किस रेशो में मिलाना है? 1:3 में। तो पी वाला ये जो डाटा है इसका मल्टीप्लाई कर लो 1 से, इसका मल्टीप्लाई कर लो 3 से। तो इसका मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया और इसका मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? 3 से किया। तो यहां पर रेशो आ गया पी वाले केस में फाइनल 5:11, और क्यू वाले केस में फाइनल रेशो आ गया 6 × 18 और 10 × 30। अब एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम में जोड़ेंगे तो 18 और 5 23 आएगा। कॉपर को कॉपर में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। आपसे पूछा है कि कॉपर है कितना प्रतिशत, कॉपर का परसेंटेज पूछा है, तो आप कह सकते हैं सर कॉपर है तो 43, कहां पर? 41 आएगा। सही बात है, कॉपर है कितना? 41। 41 कॉपर है, कितने में से? 41 और 43, 23 को जोड़िए आपस में, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 64 में से 41 है, कितने में से? 64 में से। परसेंटेज निकालना है बस। और उसको एक बार तिरसठ के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप कैलकुलेशन कर लें। 63 के अप्रोक्स आपका आंसर आएगा, है ना। 61/64 कितना आ रहा? लगभग 63। कैसे आइडिया लगा वो देख लो एक बार। 41 को अगर मैं 40 मान लूँ, अप्रोक्सीमेटली तो आंसर निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन में तो मैं अप्रोक्सीमेट डाटा मानूंगा अपने हिसाब से। मैंने 40 मान लिया। 4 से 64 कैंसिल होता है 16 बार, 1/16 होता है आपका 6.25, पर चूंकि ये 10 है तो ये 62.5 के आसपास, और 62.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि 40 मानने से 62.5 आ रहा है, 41 मानने से 62.5 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो 62.5 के नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? 63 है। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन डिफरेंट आया, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग सेम वैरायटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 और बस ये देखो लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी कितने आसान क्वेश्चन पे एंड हुआ है। मध्यानुपाती बताइए, 25 और 225 के बीच मध्यानुपाती बताइए भाई। मध्यानुपाती करते करते सेशन खत्म हो गया हमारा। 25 × 225, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 225 15 का, 15 5 75, 75 क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो भाई ये था आपका रेशो प्रोपोर्शन। इससे पहले जो 3-4 टॉपिक के नाम आपको मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताए थे, जिनका सॉल्यूशन आपको बता चुका हूँ। अब काफ़ी लोग डिमांड कर रहे हैं सर एडवांस मैथ कंटिन्यू करें हम लोग, तो एडवांस का केवल एक ही चैप्टर मैंने आपको एनालिसिस कराया है, अलजेब्रा। अब नेक्स्ट सेशन भी होगा तो मेंसुरेशन मैं आपको कराने वाला हूँ, और हर सेशन में मेंसुरेशन के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए। आप देखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही मेंसुरेशन के पूछे गए सभी शिफ्टों को मिला करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में से। बाकी टॉपिक तो बटे हुए हैं, पर मेंसुरेशन इकलौता ऐसा टॉपिक है जो लगभग क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है। 100+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी शिफ्टों को मिला करके। तो मेंसुरेशन टॉपिक में हम लोग फॉर्मूले भी पढ़ते रहेंगे साथ के साथ, और उसके अलावा जहाँ मुझे लगेगा कॉन्सेप्ट अच्छा है उसको लिखाना है, मैं आपको रिपीट भी करा दूंगा, नोट भी करा दूंगा, तो वो सेशन जरूर देखना। इससे पहले वाले सेशंस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वो भी आपको अटेंड करना है। आगे मेंसुरेशन हम लोग करेंगे, उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।